लर्नर्स को मैं साफ शब्दों में कहता हूं कि नोट्स पढ़ना आप बंद कर दीजिए। दूसरे के लिखे हुए नोट्सों पर डिपेंड होना बंद कर दीजिए। जो लोग कहते हैं कि बीपीएससी की परीक्षा बेहद आसान है, इतनी आसान नहीं है, कटु सत्य है। इसको जितना जल्दी लोग आत्मसात कर लें। ये आपदा है और आपदा में लर्नर्स के लिए ये अवसर है। आपने अगर पिछले 2 साल का रिजल्ट देखा हो तो आप देखते होंगे कि टॉप 20 में आईआईटीएंस और एनआईटीएंस ही दिख रहे हैं। तो सबसे पहला जो रणनीति होना चाहिए वो अपने कॉम्पिटिटर्स को सही तरीके से आंकना है। नमस्कार, मेरा नाम संजय कुमार और आप देखना शुरू कर चुके हैं 10G न्यूज़। हमारे साथ शशि शरण हैं जो द ऑफिसर एकेडमी के निदेशक और उत्तर भारत के सबसे सफल सिविल सेवा के मार्गदर्शक कहे जाने वाले और जाने माने बीपीएससी की तैयारी कराने में नंबर 1 सफलता इनकी सबसे ज़्यादा रही है। आज हम शशि सर से जानेंगे कि बीपीएससी की परीक्षा में अभी के समय के क्या रणनीति होगी। इनसे हम बात करेंगे और कई रणनीतियों पर बीपीएससी के बारे में जानेंगे, क्योंकि जो रिज़ल्ट है, एग्ज़ाम है, कैसे तैयारी करें, रिज़ल्ट कैसे अच्छा आए, तमाम इन मुद्दों पर चर्चा करेंगे। क्योंकि जो छात्र छात्राएं हैं और जो महिला गृहिणी हैं बीपीएससी की तैयारी करती हैं, उनके लिए कई इनसे जो मार्गदर्शन है वो हम इनसे लेंगे, क्योंकि इनके बारे में कई बार हमने सुना है और आज इनसे चर्चा भी करेंगे कि किस तरीके से बच्चों की तैयारी करते हैं और क्या क्या क्वेश्चन जो इस बार आने वाले हैं, क्योंकि पैटर्न भी चेंज होने वाला है जैसा बीपीएससी ने कहा है। तो इस पर जो बीपीएससी की तैयारी कर रहे हैं उनके लिए आप क्या कहें? देखिए, बीपीएससी के छात्रों के लिए एक बड़ा सुनहरा अवसर के रूप में इसे देख सकते हैं। मतलब ये आपदा है और आपदा में लर्नर्स के लिए ये अवसर है। अवसर इस विषय में है कि जो परीक्षा 23 जनवरी को होने वाली थी वो 23 जनवरी को परीक्षा ना होके अब 3-4 महीने का तो कम से कम टाइम मिलेगा, क्योंकि 8 लाख से ज़्यादा लोगों को परीक्षा में बिठाना है, सोशल डिस्टेंसिंग का पालन भी कराना होगा। तो आयोग कम से कम अप्रैल मई से तो पहले कोई उम्मीद की किरण नज़र नहीं आ रही है। वो अलग बात है, हो जाए वो अलग चीज़ है। तो ये एक लर्नर्स के लिए आपदा में अवसर है और लर्नर्स इस्तेमाल करें। इसका इस्तेमाल 2-3 तरीके से कर सकते हैं। देखिए, एक बात तो तय है कि बीपीएससी की परीक्षा इतनी आसान नहीं रही। जो लोग कहते हैं कि बीपीएससी की परीक्षा बेहद आसान है, इतनी आसान नहीं है, कटु सत्य है। इसको जितना जल्दी लोग आत्मसात कर लें। उसके पीछे कारण यह है कि आप इस बात को समझिए कि 700 सीटें आती हैं। इस बार 700 सीट आई है। इस 700 सीट पर 8 लाख 7 लाख लोग फॉर्म भरेंगे और इसमें वैसे लोग 1000 से ज़्यादा हैं जो ऑलरेडी बीपीएससी में अधिकारी हैं। इस बात को समझना लर्नर्स के लिए बेहद महत्वपूर्ण है। ये रणनीति का सबसे पहला हिस्सा ये होता है कि आपके कॉम्पिटिटर्स कौन हैं। अब कॉम्पिटिटर्स में आप समझिए कि 700 सीटें हैं, 1000 से वैसे ज़्यादा लोग हैं जो ऑलरेडी बीपीएससी में किसी पद पर कार्यरत हैं। वो अपने रैंक से संतुष्ट नहीं थे, वो किसी पद पर हैं। मान लीजिए कोई वीडियो ज्वाइन कर लिया, उनको डीवाईएसपी बनने का मन है, वो अगली बार फिर परीक्षा में बैठेंगे। कोई वीडियो है, कोई आरओ है, उनको मन है मैं एसडीएम का पोस्ट ट्राई करूं, वो अगली बार खुद बैठेंगे। तो ऐसे करके आप देखेंगे तो 1000 से ज़्यादा अभ्यर्थी तो वो हैं जिनको पीटी का एक्सपीरियंस है, जो ऑलरेडी पीटी परीक्षा पास कर चुके हैं, जिनको मेंस का उत्तर लेखन आता है, वो कला उनकी आती है, वो मेंस की परीक्षा लिख चुके हैं, ऑप्शनल का ज्ञान उनको पूरा है, ऑप्शनल वो पूरा पढ़ चुके हैं, इंटरव्यू को फेस कर चुके हैं और उसके बाद फाइनल रिजल्ट दे चुके हैं। तो नॉर्मल जो हमारे छात्र हैं उनको पहले 1000 वैसे विद्यार्थियों उसको भी टकराना है, उनको ओवरटेक करना है। आपने अगर पिछले 2 साल का रिजल्ट देखा हो तो आप देखते होंगे कि टॉप 20 में आईआईटीएंस और एनआईटीएंस ही दिख रहे हैं। तो आईआईटी के छात्रों का भी रुझान बढ़ा है, चूंकि आयोग अब कंटिन्यूअस समय पर परीक्षा करा रहा है। तो आप 67वीं में आईआईटीएंस को भी फिश करना है। आपको वैसे इंजीनियर से भी नॉर्मल ग्रेजुएट लोगों को मुकाबला करना है जो इंजीनियर्स हम लोग मतलब जो इंजीनियर्स होते थे वो एक रात में 1 किताबें पढ़ जाते हैं। तो मेरे कहने का मतलब यह है कि पहले तो जो रणनीति का पहला कदम होता है उसमें अपने कॉम्पिटिटर्स को जानिए कि आपको कॉम्पीट किससे करना है। अगर बच्चा ये समझता है कि मेरे कक्षा में, मेरे बगल में किसी भी ऑफलाइन इंस्टीट्यूट में अगर बच्चा मेरे यहाँ ही पढ़ रहा है, द ऑफिसर एकेडमी का ही स्टूडेंट है, तो अगर उसके बगल की सीट पर जो बच्चा बैठा हुआ है अगर वो समझता है कि वो मेरा कॉम्पिटिटर है तो वो है, लेकिन असल कॉम्पिटिटर और भी लोग हैं। 1000 अधिकारी वो हैं जो बीपीएससी में ऑलरेडी अधिकारी हैं, रैंक इंप्रूवमेंट के लिए एग्जाम दे रहे हैं। 1000 वैसे लोग हैं जो आईआईटीएन एनआईटीएन है। तो सबसे पहले लर्नर्स की जो पहली रणनीति होनी चाहिए कि अपने कॉम्पिटिटर को आंकिए और अपने कॉम्पिटिटर का लिस्ट बनाकर अपने दीवार पे चिपका लो कि माई कॉम्पिटिटर्स। बीपीएससी के 1000 वैसे अधिकारी जो रैंक इंप्रूवमेंट की परीक्षा देंगे, आईआईटीएंस, एनआईटीएंस, नॉर्मल ग्रेजुएट, अच्छे कॉलेज से पढ़े हुए लोग, बैंक पीओ में नौकरी कर रहे हैं, मैनेजर में नौकरी कर रहे हैं, सचिवालय। 1000 बच्चे मेरे पास भी आते हैं जो ऑलरेडी जॉब में हैं, वो भी आपके कॉम्पिटिटर हैं। और आप समझिए कि जो व्यक्ति नौकरी ले चुका है ऑलरेडी, उसकी ग्रैप्सिंग पावर कहीं ना कहीं नॉर्मल वर्ड से ज़्यादा होती है, तो उसकी संभावना कहीं ना कहीं, लेकिन उसके पास समय का अभाव होता है। तो सबसे पहला जो रणनीति होना चाहिए वो अपने कॉम्पिटिटर्स को सही तरीके से आंकना है। दूसरी बात है, एक बात को समझना बहुत ज़रूरी है विद्यार्थियों के लिए भी, कि आप देखते होंगे अगर लगातार आप अखबार पढ़ रहे हैं तो बिहार लोक सेवा आयोग के सदस्य जो हैं, बीपीएससी के सदस्य, बार बार यूपीएससी की दौरा कर रहे हैं।
वो यूपीएससी के ऑफिस जा रहे हैं दिल्ली, वहां बैठते हैं, एक सप्ताह उनकी मीटिंग होती होगी, बार बार दौरा कर रहा है। अभी हिमाचल के लोग आए थे दौरा करने के लिए, बिहार के लोग उत्तराखंड गए थे, बिहार के लोग हरियाणा गए थे। तो ये आयोग के जब टीम निरंतर दौरा कर रही है, और आप जानते हैं कि यूपीएससी के ढर्रे पर स्टेट पीसीएस को लाना है, ये सरकार की प्राथमिकताओं में से भी एक है। तो आप भी समझिए कि जब यूपी, आप बगल में एग्जाम्पल ले लीजिए, उत्तर प्रदेश की परीक्षा हूबहू यूपीएससी पैटर्न पर होती है। जैसे हमारे यहाँ बीपीएससी में जीएस के 2 पेपर होते हैं, जीएस पेपर 1, जीएस पेपर 2। यूपी के अंदर में यूपीएससी की तरह जीएस पेपर 1, 2, 3, 4 होता है। ऑप्शनल्स भी वहां भी हैं जैसे यूपीएससी के अंदर में है। झारखंड हमारे बगल में है, उस पद्धति को अपना रहा है। अनेक राज्य धीरे धीरे यूपीएससी के पैटर्न को अपना रहे हैं। तो फिर बिहार के छात्र अपनी प्रवृत्ति में बदलाव करना शुरू कर दें। लेकिन आपने कहा कि पैटर्न बदल रही है सरकार, सिविल सर्विस जो है वो पैटर्न, और आप मार्गदर्शन कहे जाते हैं, और आपसे लोगों ने कई यहाँ से बीपीएससी की तैयारी करके निकाला होगा। ऐसा क्या होगा जो पहला गुण होगा छात्रों के अंदर, वो क्या करेंगे? देखिए, एक मतलब लोग पूछते हैं ना कि ये होना चाहिए, ये होना चाहिए। मैं एक कहता हूं, सिर्फ एक, ईमानदारी, ऑनेस्टी। अगर लर्नर्स अपने गोल के प्रति डेडिकेटेड है, अगर वो अपने गोल के प्रति ईमानदार है, मैं बाकी सारे पैरामीटर्स को अलग रखता हूं, लेकिन अगर लर्नर अपने गोल के प्रति ईमानदार है तो ईमानदारी जो है ना, इकलौता काफी है सारी की सारी गुणों को सब्ज्यूम कर लेने में। उसको पता है कि मुझे पढ़ाई करनी है, उसको पता है कि मैं अपने माता पिता के प्रति ईमानदार हूं, उसको पता है कि मैं अपने शिक्षकों के प्रति ईमानदार हूं। ईमानदारी कहने का मतलब ये कि वो बच्चा उनके दिए हुए कार्यों को समय से निष्पादित करता है। अगर वो किसी शिक्षक से पढ़ रहा है, भारत के किसी शिक्षक से वो पढ़ रहा है, अगर सारे शिक्षक बराबर ही हैं। आप इस बात को समझिए, मेरे गुरु मुझे कहा करते थे कि दुनिया की एक विषय की कोई 2 किताब उठा लो, दुनिया के एक नंबर 1 बेस्ट सेलिंग बुक हो, मान लो इतिहास की कोई किताब है, वो दुनिया में सबसे ज्यादा इंडिया में बिकती है, और कोई दूसरी बुक उठा लो, कंटेंट का 5 से 10% का ही डिफरेंस होता है, उससे ज्यादा का डिफरेंस नहीं होता है। उसी प्रकार से शिक्षकों में, आप किसी भी शिक्षक से पढ़ रहे हैं, सब लोग लगभग बराबर हैं। रणनीति में इस बात को समझना होगा कि ईमानदारी एक सबसे बड़ा गुण है, नंबर 1, और ऑनेस्टी के साथ डेडिकेटेड गोल के प्रति शॉर्ट टर्म गोल बनाकर आगे बढ़ना होगा। अभी उनको टाइम मिल गया है, और लोग हमसे पूछते रहते हैं कि टाइम टेबल क्या हो। आपके भी इस वीडियो पे हजारों कमेंट मिलेंगे कि सर किस प्रकार से पढ़ें, हम घर पे रहते हैं, हम सेल्फ स्टडी करना चाहते हैं, हम गृहिणी हैं, हम नौकरी में हैं, क्या करें? देखिए, ये जो कोरोना का काल है, ये आपदा में अवसर का इस्तेमाल करिए और एक टाइम टेबल फ्रेम कर लीजिए। और मैं ऐसा कोई टाइम टेबल आपको नहीं बता सकता हूं कि आप उस हिसाब से फिट करें। एक अप्रोक्स टाइम टेबल ये हो सकता है कि मॉर्निंग में सुबह 7 से 10 के समय का आप इस्तेमाल कर लें। 3 घंटा पढ़ना कोई बहुत बड़ी बात नहीं है। 24 घंटा को आप 3 स्लॉट में बांट लें। सुबह 7 से 10 मॉर्निंग स्लॉट कर लें, दोपहर में आप 1 से 4 आफ्टरनून स्लॉट कर दें, और रात को 7 से 10 का तीसरा स्लॉट कर दें। 3 अलग अलग विषयों को चुन लें, 3-3 घंटे का स्लॉट है, 2 घंटा उस विषय पर गहन अध्ययन करें। दुनिया में जो, अच्छा हाँ, नोट्स पढ़ना बंद कर दीजिए। लर्नर्स को मैं साफ शब्दों में कहता हूं कि नोट्स पढ़ना आप बंद कर दीजिए, दूसरे के लिखे हुए नोट्सों पर डिपेंड होना बंद कर दीजिए। इसलिए मैं एक एग्जांपल देता हूं, उसके पीछे लॉजिक है। मैंने नोट्स बनाए, लोग मुझसे नोट्स मांगते हैं, मैंने नोट्स बनाया, मैंने कोई किताब पेज उठाया, उस पेज को मैंने पढ़ा, मेरे को पहले से सब कुछ आता है लगभग, मेरे को लगा कि ये 4 लाइन ही इंपॉर्टेंट है, मैंने 4 लाइन लिखा। आपने उसी पेज को पढ़ा, आपको 10 लाइन उसमें नहीं आता था, आपने अपने नोट्स में 10 लाइन लिखा। किसी तीसरे व्यक्ति ने उसी पेज को पढ़ा, उसको 15 लाइन नहीं आता था, उसने 15 लिखा। इसलिए रेडीमेड कुक्ड फूड का जमाना है और कुक्ड नोट्स का भी जमाना है, इससे दूरी बना लीजिए। तो क्या करना होगा छात्रों को जो अभी 67वीं की जो तैयारी कर रहे हैं, उनके लिए कौन सा सब्जेक्ट चुना जाए जिससे सबसे ज़्यादा क्वेश्चन लड़े? देखिए, अगर 4 महीने की प्रिपरेशन का टाइम है तो इतना मैं मान के चलता हूं कि लर्नर्स के बेसिक अगर क्लियर हैं तो उस 4 महीने के अंदर में लर्नर जो है सिंपल एक काम करे। बीपीएससी की जो प्रारंभिक परीक्षा होती है बिहार लोक सेवा, उसमें 4 विषय का वेटेज ज़्यादा होता है। पहला आपका आधुनिक भारत है, जिसे हम मॉडर्न हिस्ट्री कहते हैं। दूसरा आपका जो विषय होता है उसे हम बिहार स्पेशल कहते हैं। तीसरा विज्ञान यानी साइंस, और चौथा करंट अफेयर। इन 4 विषयों को अपने 3 स्लॉट में डिवाइड करें। एक एग्जाम्पल के तौर पे एकदम क्लियर हो जाएगा लर्नर को। लर्नर ने एक टॉपिक उठाया, भारत छोड़ो आंदोलन, मॉडर्न हिस्ट्री का ये टॉपिक है। उसने 3 घंटे का स्लॉट है मॉर्निंग का। इतिहास विषय उसने चुन लिया कि मैं सुबह में 7 से 10 इतिहास पढ़ूंगा। उसने एक टॉपिक उठाया, भारत छोड़ो आंदोलन। उसने अगस्त प्रस्ताव से शुरू किया, अगस्त प्रस्ताव पढ़ा, क्रिप्स मिशन पढ़ा, भारत छोड़ो आंदोलन पढ़ा। पढ़ने में आधा पौन घंटा लगा। उसने जिस भी किताब से पढ़ा, उस किताब से उसने 1 घंटे में उसका नोट्स बनाया, 2 घंटा उसका गया। उसको कुछ नहीं करना है। दुनिया में बहुत सारे पब्लिकेशंस की किताब है, मैं किसी पब्लिकेशन का नाम नहीं लूंगा। कोई भी एक पब्लिकेशन ले आए जहां चैप्टर वाइज उसको प्रीवियस ईयर क्वेश्चन भी मिले और कुछ नए मॉडल सेट्स भी मिले। और उसने चूंकि अपने से खुद से पढ़ा है, खुद से उसका नोट्स बनाया है, और उसके बाद उस विषय का वो एमसीक्यू सॉल्व कर ले।
अगर इस हिसाब से चरणबद्ध तरीके से प्रत्येक विषय को अध्यावार तरीके से वो अध्ययन करेगा, और ये 4 विषय, मॉडर्न हिस्ट्री, दूसरा साइंस, तीसरा बिहार स्पेशल और चौथा करंट अफेयर, अगर इन 4 विषयों से शुरुआत करता है और अगले अगर 1.5 महीने के अंदर में इन 4 को कंप्लीट कर लेता है, बाकी रिमेनिंग विषय को फिर पढ़ता है, तो उसकी सफलता की जो प्रतिशत है उसमें काफी इजाफा हो सकता है। अंतिम सवाल शशि जी, जो गृहिणी और बीपीएससी की तैयारी कर रही हैं 67वीं, उनके लिए क्या कहेंगे? क्योंकि उनके साथ तो बहुत सारी समस्याएं होती हैं, उन्हें बच्चा देखना होता है, घर परिवार होती है, उनके लिए आप क्या उसके टिप्स? मेरी एक शिकायत है, मेरी बहुत सारे ऑनलाइन वीडियोस आपको मिलेंगी, लोग मुझे फोन करते हैं नौकरी वाले और गृहिणी, एकदम रियल एग्जांपल देता हूं, आदमी इससे अपने आप को जुड़ पाएगा। वो फोन करते हैं मुझे और मेरे ऑफिस को फोन आता है, बोलते हैं कि सर मैं तो घर पे हूं, मेरे बच्चे हैं छोटे छोटे, खाना भी बनाना पड़ता है, सासू माँ का भी ख्याल रखना पड़ता है, और साथ साथ मुझे बीपीएससी निकालना भी है। सर कोई ऐसा ट्रिक बताइए कि कम समय में हम पढ़ के निकाल दें। माय डियर स्टूडेंट्स, चाहे वो दुनिया का कोई व्यक्ति हो, बीपीएससी प्रिपरेशन इज नॉट अ पार्ट टाइम जॉब। ये पार्ट टाइम जॉब नहीं है। लेकिन आप लर्नर्स इस एटीट्यूड के साथ कहें कि सर मैं नॉर्मल स्टूडेंट से दोगुनी रफ्तार से मेहनत करूंगा, मैं गृहिणी हूं, मेरे पास 4 घंटा मिलता है, लेकिन 4 घंटे में मैं 200% इफिशिएंसी के साथ काम करूंगा, तो उनके लिए मेरा एक बड़ा सिंपल सलाह है। उनके लिए सलाह यह है कि विषय में सिर्फ आप 4 विषय को किताबों से अध्ययन करिए। मॉडर्न हिस्ट्री, साइंस में आप सिर्फ बायोलॉजी और फिजिक्स पढ़िए, केमिस्ट्री को छोड़ दीजिए, स्किप किया जा सकता है, लेकिन बायोलॉजी को पूरा डीप पढ़िए। शुरुआत करते हैं इतिहास से, इतिहास में आधुनिक भारत का इतिहास पढ़ लीजिए। पॉलिटी में आप सिर्फ प्रीवियस ईयर क्वेश्चन से काम चला सकते हैं, क्योंकि पॉलिटी की जो है ना दिन प्रतिदिन नंबर्स कम होते जा रहे हैं, 4-5 अंक के क्वेश्चन आ रहे हैं। तीसरा, साइंस में आप पूरा साइंस मत पढ़िए, गृहिणी है, समय का कमी है, आप बायोलॉजी पढ़ लीजिए और फिजिक्स का थोड़ा बहुत पोर्शन पढ़ लीजिए। करंट अफेयर्स को विशेष रूप से पढ़िए, करंट अफेयर्स को आप विशेष रूप से पढ़िए, और करंट अफेयर्स को एक अच्छी मैगजीन से भी पढ़िए, और मैक्सिमम उससे क्वेश्चंस लगाने का प्रयास कीजिए, और प्रतिदिन आदत डालिए करंट अफेयर। ये 4 विषय पर गृहिणी पहले पकड़ बना ले। भूगोल के अंदर में पूरा भूगोल ना पढ़ें, सिर्फ भारत का भूगोल पढ़ें, इंडियन ज्योग्राफी पोर्शन पढ़ें, उनको वर्ल्ड ज्योग्राफी की जरूरत नहीं है, उनको फिजिकल ज्योग्राफी की जरूरत नहीं है, क्योंकि पीटी की परीक्षा है, सिर्फ इंडियन ज्योग्राफी का पोर्शन पढ़ें। मॉडर्न हिस्ट्री भी पढ़ रहे हैं तो अगर उसमें भी समय और कम है तो आप जो है 1850 के बाद का कालखंड पढ़ें। तो इस हिसाब से अगर वो अपनी स्ट्रैटेजी को प्लान करें तो उनकी जो है, और हाँ, प्रैक्टिस पेपर जरूर लगाएं। एक सेट में नहीं कहता, चूंकि समय की कीमत, समय नहीं होता है, 150 सवाल में नहीं कहता, मैं कहता 75 क्वेश्चन प्रतिदिन लगाइए। एक सेट में 150 क्वेश्चन आते हैं, आप 75 प्रश्न लगाइए। एक बात को बड़ा गौर से समझिएगा कि 75 प्रश्न आप लगाइए, उसमें से मान लेते हैं कि 40 ही सही होते हैं। तो जापानीज टेक्नोलॉजी में साइकोलॉजिकल इंपैक्ट बताया जाता है कि भैया अगर 40 प्रश्न सही हो गए ना किसी लर्नर के, तो वो रात में अगर 12 बजे से उठाओगे कि भाई उठ जाओ ये 40 बना दो, तो उसके 35-36 सही हो जाएंगे, क्योंकि वो उसको आता है। तो मेरा ये कहना है कि अगर 75 में 40 उसके नॉर्मल सही हो रहे हैं, जो 35 गलत हो रहा है, उस जो गलत हुए प्रश्न हैं उसको कॉपी में वो जॉट डाउन करें। फॉर एग्जाम्पल, आपसे पूछ दिया जाए कि बंगाल के विभाजन कब हुआ, तो 16 अक्टूबर डेट है, आपसे वो प्रश्न गलत हो गया। मान लेते हैं कि लर्नर से गलत है, उसने कलम उठाई, कॉपी खोला, लिखा सेट नंबर 1, जिस सेट का वो क्वेश्चन था, वहां लिखा बंगाल का विभाजन 16 अक्टूबर, क्योंकि वो गलत हुआ था। जो चीजें गलत हुई थी उस एमसीक्यूज को वो कॉपी में जॉट डाउन करें। अगर ऐसे करके वो 75 क्वेश्चन के हिसाब से डेली प्रैक्टिस करता है, और लर्नर्स 150 करना चाहते हैं, 150 बंद करें, 75 करें, लेकिन वो सटीक 75 हो कि अगली बार ये आए तो गलत ना हो। अंतिम सवाल कि जो छात्र छात्राएं हैं, जो महिलाएं हैं, ईमानदारी से कितने घंटे पढ़ने? देखिए, मैं एक सच्चाई बात बताता हूं, आप भी मुस्कुराएंगे इस बात पर। पढ़ाई का कोई सीमा नहीं होता है। अगर आप अपना समय याद करें या मैं अपना समय याद करूं, जब हम पढ़ने बैठते थे, समय हमारे पास अपार होता था, तो जब कोई टॉपिक अच्छा लगता था ना, तो पता ही नहीं चलता, वो 10 बज गया रात का, अचानक से समय नहीं पता चलता था। तो समय की कोई सीमा नहीं है, जब तक उनका ऑनेस्टी यानी ईमानदारी से जब तक वो पढ़ पा रहे हैं, जबरदस्ती खींचने से कोई फायदा नहीं है। जब तक वो पढ़ पा रहे हैं पढ़ लें। लेकिन अमूमन एक तौर पे देखा जाता है कि अगर आप 5 से 6 घंटे डेडिकेटेड स्टडी प्रतिदिन करते हैं, और कर भी सकते हैं, लोग नौकरी में हैं वो भी कर सकते हैं, मॉर्निंग शिफ्ट और नाइट शिफ्ट, अगर 2.5 घंटे का भी स्लॉट ईमानदारी से देते हैं और विषय का अध्ययन करते हैं, 2-2 विषय। अब जैसे आप ये मत कहिए कि मैं नौकरी में हूं 3 महीने में करना है, संभव नहीं है, मुश्किल है। आप नौकरी में हैं, 1 साल की रणनीति बनाइए, प्रतिदिन सुबह 2.5 घंटे में एक सब्जेक्ट पकड़ लीजिए, रात को 2.5 घंटे में एक सब्जेक्ट पकड़ लीजिए, 1.5 घंटा नोट्स बनाइए, सब्जेक्ट पढ़िए, 1 घंटा प्रैक्टिस में टाइम इन्वेस्ट करिए, 2-2 विषय करके आप कंप्लीट कर लीजिए, 1 साल में आपका पूरा कंप्लीट हो जाएगा। तो देखिए, ये हमारे साथ थे शशि शरण जी, जो 67वीं बीपीएससी की जो एग्ज़ाम होने वाले हैं उनके लिए उन्होंने मार्गदर्शन दिया है, और सही तरीके से उन्होंने एक एक बातों को छात्र छात्राओं को, जो महिला गृहिणी हैं, उनके लिए इन्होंने एक तरह से मार्गदर्शन के तौर पर फिर से
बातें कही है और जो छात्र छात्राएं इन्हें देख रहे हैं उनसे यही अपील है कि इनकी पूरी बातों को समझकर इसी तरीके से तैयारी करें, क्योंकि कोरोना काल चल रहा है और आपके पास मात्र 4 महीने ही समय बचा है। क्योंकि रिजल्ट जब आएगा तो आपको पता चलेगा कि इनके मार्गदर्शन दिए हुए तमाम ज्ञान जो हैं आपके लिए बहुत ही फ़ायदेमंद होगा। यानी समझ लीजिए कि इस महामारी से आप निजात पालेंगे। पल पल के अपडेट्स के लिए आप बने रहे 10 डी न्यूज़ के साथ और देखते रहें 10 डी न्यूज़। बंटी ज्वेलर्स एंड ब्रदर्स, अनिशाबाद अपोजिट लाल मंदिर की तरफ से मैरी क्रिसमस और नए साल की बधाई। और नए साल में हमारे यहाँ हर एक खरीद पे कुछ न कुछ उपहार आप निश्चित पाएँ। प्लीज़ कम। हैप्पी क्रिसमस, नव वर्ष का शुभकामना देता हूँ। बालवाड़ी केंद्र द्वारा गरीब बच्चा महादलित टोला में शिक्षा मुफ्त देने का काम करता हूँ। स्कूलों से जो वंचित बच्चे हैं, जो स्कूल से नहीं जुड़ा है, उनको बालवाड़ी केंद्र खोल करके उनको सिखाने का काम करते हैं। और हमारी जहाँ तक बालवाड़ी देशवासियों के लिए बहुत बहुत शुभकामना है, जो बालवाड़ी केंद्र में लोगों ने मदद पहुँचाने का काम कर रहे हैं और हम समाज के बीच में जा करके शिक्षा के प्रति उजागर काम करते हैं।